राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रनिर्माते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार टी.व्ही. रामासाहेब नायकर, नारायण गुरु, अयोध्यादास, सावित्रीबाई फुले और मूल निवासी बहुजन समाज में कार्यरत सभी महानायक महानायिका, इनके आचार विचारता प्रतिभाओं को मैं प्रथमतः विनम्र अभिवादन करता हूँ। साथियों, आपके सामने बात प्रस्तुत करते समय पे हमारे आंदोलन की कार्रवाई की जो स्थिति है वो कितने दयनीय है यह आपके सामने है। कल हमारे इस पंडाल में जितने लोग बैठे थे आज वो आधे हो चुके हैं। यानी आंदोलन के बारे में हम कितने समर्पित हैं, हम कितने डिसिप्लिन लोग हैं, ये हमारे व्यवहार से पता चल रहा है। ये हम सबके सामने है। बार बार ये बोला जाता है कि हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। सबरे मीणा साहब ने कल भी ये बात रखी थी कि हमारा मुकाबला यूनियन से है। मैं आपके सामने ये उजागर कर देना चाहता हूं, हम वो ब्राह्मणों से और यहूदियों से लड़ेंगे तो लड़ेंगे। उससे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद स्वयं हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम इस समस्या प्रदान होंगे। सब समस्या ब्राह्मणों ने निर्माण की ऐसी नहीं है। ब्राह्मणों ने कुछ चीजें निर्माण भी की होगी तो उसको ढोने का काम, चलाने का काम कौन कर रहा है? वो तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। अगर हम लोग इस व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं, उसको ढोने का काम करते हैं, तो उनको गाली देकर उनको कोसने से क्या होगा? हमें सुधारना अपने आप में लानी है। हम सुधारना अगर से अपने आप में नहीं ला सके तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो हासिल करना है वो कभी भी संभव होगा। क्योंकि जिनको चलाना है उन्हें ही पता नहीं है कि चलाना क्या है। ये बैनर आपके सामने दिख रहा है। जिस पुरखों का हम आंदोलन चला रहे हैं, बैनर के पहले लाइन में लिखा है, आप ध्यान से पढ़िए। मैं फेसबुक पे कल एक पोस्ट डाली, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। ये फैलाने का काम कौन से संगठन ने किया है? जिस बाम सबके संगठन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका अधिवेशन हो रहा है, उस बाम सेव के जाने माने कार्यकर्ताओं ने यह लिखा है कि ये बाम सेव ने फैलाया है। और जितने कार्यकर्ताओं ने लिखा कि ये बाम सेव ने फैलाया है, उनको अगली लाइन में मैंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? क्या ऐसा गलत प्रचार करना सही है? किसी कार्यकर्ता ने एक लाइन में 40 साल के बाद में हमारी शिक्षक, 40 साल के बाद हम इस पंडाल में 40 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय एडमिशन सुधामणि मैडम ने बात की है, उन्होंने 500 महिलाओं को इकट्ठा किया। मैं 29 अप्रैल को उनके गांव में कार्यक्रम किया गया, वो सही में महिलाओं को इकट्ठा करते। तो हम लोगों ने ऐसी भी महिलाओं से सबक सीखना चाहिए कि समाज जीवन के लोगों को कैसे इकट्ठा लाया जाता है। जिस बात से जैसे संगठन के लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं, उनके अगर ये सीखे हैं
वो समाज को कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। अब ताराराम मीणा साहब ने स्वीकार किया कि बाम सबके कई गुट चल रहे हैं, जो खुद इकट्ठा नहीं आ सकते हैं वो समाज को इकट्ठा कैसे ला सकते हैं। ये मैं आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप कल चल के इसके ऊपर जरूर विचार करना ये कैसे संभव है। और जो कोटेशन है वो कोटेशन बाबा साहब ने वैसा ही कहा था क्या, ये भी देख लेना। 9 मार्च 1924 को बाबा साहब ने कहा है, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। और ये कोटेशन बाबा साहब का, बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ पहला संगठन जो था बहिष्कृत हितकारी सभा, उसका भीड़भाड़ कर चुका है। आगे चलकर 20 जुलाई 1942 को नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस ली थी, उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने इसमें 2 वर्ड जोड़े हैं, वो है विश्वास रखो एंड नॉट टू लूज होप। हमें धीरज रखना होगा, जो हो चुका वो हो चुका है। 40 साल के बाद में तो भी बाम सब के 10 गुट अगर चलते हैं तो कम से कम वो 10 गुट तो इकट्ठा है। भारत के मोदी वाली जनता को वो अगर से निकले हुए हैं तो मुझे उसके बारे में कोई दुख नहीं है, लेकिन जनता को चलाने वाले नेता लोग निकले हुए हैं, यह बहुत बड़ी दुख की बात है। वो बिखरे हुए होने के बावजूद गुटों में अगर ऐसे अधिवेशन करते रहेंगे तो हमारे गुटों का आंदोलन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बारे में हमें सतर्कता से सोचना होगा। मैं आपको सोल्यूशन के बारे में बताता हूं। सब लोग ये पूछते हैं आखिर करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। बाबा साहब ने जितनी चीजें लिख के रखी है वो सही तरह से समझ लेना, ये एक सोल्यूशन है। हम बाबा साहब को समझ नहीं पाए, फुले साहब को समझ नहीं पाए, वी श्याम सुंदर जी को समझ नहीं पाए। डायस से भाषण देना बहुत आसान होता है, जो मुंह से बोला जाता है उसको अमल में लाना उतना ही मुश्किल होता है। आपके सामने जितने नेता लोग बात करेंगे, हर नेता से आपको यह सवाल करना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं आप वैसा ही करते हैं या नहीं करते। अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो उन्हें डायस से वैसे बात रखने की कोई राइट्स नहीं है। ये मैं आपके सामने पहल कर रहा हूं। इस अधिवेशन में 3 दिन के अधिवेशन में कितने सब्जेक्ट्स डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें 9 सब्जेक्ट्स का नाम है और 3 सब्जेक्ट्स और भी दिए हैं, यानी 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम किस तरह के सब्जेक्ट्स बनाते हैं, कैसे चर्चा करते हैं, यह अलग मुद्दा है। मैं ये जिक्र नहीं तो उसके ऊपर करना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को इतनी सलाह जरूर देना चाहूंगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे हुए वॉल्यूम से, इस वॉल्यूम में ये 70 नंबर के वॉल्यूम का एक पार्ट है जिसमें 159 स्पीचेस है, और 159 स्पीचेस में से हर स्पीच यह इस तरह का है कि उसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने उन सभी चीजों को जान लेना चाहिए। हम बोलते समय तो बोलते कि हमें इतिहास पता होना चाहिए, लेकिन जब हम इतिहास पता होना चाहिए बोलते हैं तो अब हम सही तरह से हमारे पूर्वजों का इतिहास समझ लिए क्या, इसके बारे में भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। इस कड़ी में आगे ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है ये मंथन या संविधान का पालन से भारत के साथ साथ भारतीयों का विकास संभव है, संविधान परिवर्तन से या संविधान पालन से। इसमें संविधान पालन से जो है, इसके ऊपर मैं आपको ज्यादा ट्रस्ट देना के
बल दे सकता हूं। भारत में लोकतंत्र चल रहा है। क्या लोकतंत्र है और भारत में लोकतंत्र सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में बाबा साहब ने 22 दिसंबर 1952 को पूना के लॉ लाइब्रेरी में एक स्पीच दिया है। अगर भारत में किसी लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमें कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, जिन शर्तों का पालन करने के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र सफल हो सकता है। और जो कंडीशन बाबा साहब ने बताए हैं, क्या वही कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं? अगर वो कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भारत में संसदीय लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत बहुत प्रयास से स्पीच दिया है। पुणे के वकील लोग बाबा साहब को बहुत दिन से अपील कर रहे थे, साहब हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो बाबा साहब बीमार कर रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी बाबा साहब ने उनके बात को स्वीकार किया और वो स्पीच दिया। तो उस स्पीच में जो शर्तें रखी है वो शर्तों का मुझे समझ लेना चाहिए। मैं आपको उसका ब्रीफ बताने की कोशिश करूंगा। जो शर्तें उसने बताई गई है वो शर्तें सिर्फ भारत के लोकतंत्र के खिलाफ होता है ऐसा नहीं है। तो हम लोग तो अपना जीवन यापन करते हैं, हमारा जीवन यापन करते समय पे हमारा परिवार हो, हमारा समाज हो, हमारा देश हो, जहां पर भी हम रहते हैं उस जगह पे हमें उसका अमल करना चाहिए। अगर हम उसका अमल नहीं करते हैं तो ना हमारा परिवार चल पाएगा, ना हमारा समाज चल पाएगा, ना हमारा देश चल पाएगा। ये वास्तविकता है जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उस बारे में बाबा साहब ने 22 दिसंबर 1952 को अच्छी तरह से समझाया है। उसका पहला कंडीशन यह है, बाबा साहब ने पहले कंडीशन में यह बताया है कि कंडीशन को बताते समय पे उसके बाद वर्ल्ड मैप में ग्रीक नाम की कंट्री है। तो ग्रीक लोग किस तरह के लोकतंत्र मानते हैं ये बाबा साहब ने बताया है। तो ग्रीक के लोग एथेनियन डेमोक्रेसी मानते थे। ग्रीक के लोग कौन सी डेमोक्रेसी मानते थे? एथेनियन डेमोक्रेसी मानते थे। ये क्या है एथेनियन डेमोक्रेसी? ये किस मुनि का नाम है?